श्री उमेश भाई पटेल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मैं आज इस विधेयक पर चर्चा में अपने विचार साझा करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं कई पुराने और अनावश्यक कानून को निरस्त करने का प्रस्ताव करता है। इस विधेयक में 1886 के भारतीय ट्रम्पे एक्ट से लेकर 2023 के विभिन्न संशोधन अधिनियम शामिल है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी राय रखना चाहता हूं ताकि हमारा कानूनी ढांचा और अधिक मजबूत तथा प्रासंगिक बने। महोदय जी, बदलाव प्रकृति का सामान्य स्वभाव है, इसलिए हमें भी आवश्यक बदलाव के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। यदि हम इस स्वाभाविक प्रक्रिया से तालमेल नहीं बिठा पाते तो पिछड़ने का खतरा बना रहता है। हम जानते हैं कि हमारा संविधान रचयिताओं ने बहुत सोच समझकर हर पहलू पर विस्तृत विचार विमर्श के बाद एक एक कानून बनाया था, जो उस समय की मांग के अनुसार अत्यंत प्रासंगिक और योग्य थे। किंतु दशकों बाद आज के समय की मांग के अनुसार सुधार की आवश्यकता पड़ती है, जो करना अत्यंत जरूरी भी है। ये सराहनीय है कि सरकार पुराने कानूनों को साफ करने का प्रयास कर रही है। उदाहरण के लिए 1886 का भारतीय ट्रम्पे एक्ट अब अप्रासंगिक हो चुका है, या 1976 का लेवी शुगर प्राइस इक्विलाइजेशन फंड एक्ट, जो चीनी उद्योग को पुराने संदर्भों से जुड़ा है। ऐसे कानून को निरस्त करने से हमारा विधि पुस्तक सरल होगा और न्यायिक प्रक्रिया में अनावश्यक जटिलताएं कम होगी। इसी प्रकार 2023 के माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट या ऑफशोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट जैसे संशोधनों को निरस्त करना, यदि वे अब मुख्य अधिनियम में शामिल हो चुके हैं, तो एक अच्छा कदम है। इससे कानूनी स्पष्टता बढ़ेगी। लेकिन महोदया जी, हमें सतर्क रहना चाहिए कि कोई महत्वपूर्ण प्रावधान गलती से निरस्त न हो जाए, जैसे कि 2021 का मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट, जो महिलाओं के स्वास्थ्य और अधिकारों से जुड़ा है, या 2022 का एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक है। दमन और दीव जैसे तटीय क्षेत्र में जहां जलवायु परिवर्तन और समुद्री संसाधनों का मुद्दा महत्वपूर्ण है, 2023 के कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी अमेंडमेंट एक्ट या ऑफशोर मिनरल एक्ट जैसे कानून को निरस्त होना स्थानीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालता है। मछुआरों और पर्यटन उद्योग की आजीविका, मैडम 1 मिनट लगेगा मुझे, मैं पूरा ही कर रहा हूँ, आजीविका इससे जुड़ी हुई है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि ऐसे निरस्तीकरण से पहले स्थानीय हितधारकों से परामर्श किया जाए, खासकर संघ राज्य क्षेत्रों में। इसके अलावा कई संविधान संशोधन जैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर्स के अमेंडमेंट को निरस्त करना मेरे लिए चिंता का विषय है। यदि ये अब मुख्य संविधान में विलय हो चुके हैं तो ठीक है, लेकिन हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि आदिवासी समुदाय का अधिकार प्रभावित न हो। हमारा प्रदेश डीएनएच और दमन दीव आदिवासी बहुल है, जिनकी आवाज़ को मजबूत करना अत्यंत जरूरी है। मैं माननीय मंत्री से आग्रह करता हूं कि सरकार द्वारा ये निर्धारित करने के लिए अपनाए गए रिडेंडेंसी टेस्ट का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए। इसके आधार पर प्रथम अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों को अप्रचलित माना जा रहा है। आयोग को यह भी सुनिश्चित करना है कि निरीक्षण का प्रभाव सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन पर प्रतिकूल रूप से न पड़े, ताकि नियमों, सूचनाओं और प्रासंगिक कार्यवाहियों का अनजाने में निरस्तीकरण न हो। चूंकि इन अनेक कानूनों को निरस्त करने का प्रस्ताव है, वे राज्यों से संबंधित है, इसलिए केंद्र सरकार को सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के संदर्भ में एक विस्तृत और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। अंत में महोदय जी, ये विधेयक कानूनी सुधार की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। मैं इसका समर्थन करता हूं, लेकिन सुझाव देता हूं कि भविष्य में ऐसे विधेयकों में प्रत्येक निरस्त कानून के प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण शामिल किया जाए, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और जनता का विश्वास मजबूत होगा। धन्यवाद। शुक्रिया।